आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय यानी कि जीएनपी को ज्ञात करने की विधियाँ। जीएनपी को ज्ञात करने की विधियाँ हमने पिछले वीडियो में देखी थी। 3 विधियाँ होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगर हम एक वर्ष के टोटल जो उत्पादन है उसको अगर जोड़ लें, या इसको क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन विधि। उत्पादन विधि का ही दूसरा नाम क्या है, मूल्यवर्धन विधि। यानी कि जो मूल्य में वृद्धि हो रही है वस्तुओं के, यानी कि जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बना, आटे से क्या बना, ब्रेड बनी। अगर इनके अलग अलग मूल्य को जोड़ लेते हैं या उत्पादन को जोड़ लेते हैं तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, मूल्यवर्धन विधि। दूसरी जो है, हम सभी लोगों के यानी कि भारत के सभी लोगों की अगर आय को जोड़ लेंगे तो वो आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। और तीसरा जो है, हमारे राष्ट्र के लोगों के द्वारा जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाता है, उस व्यय को अगर हम जोड़ लेते हैं तो व्यय विधि से हमें क्या मिलेगी, राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। अब देखो, राष्ट्रीय आय के अनुमान में त्रिपक्षीय समरूपता, यानी कि चाहे उत्पादन विधि हो, चाहे आय विधि हो और चाहे व्यय विधि हो, तीनों में से अगर किसी से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय आय आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। जीएनपी इक्वल टू जीएनआई इक्वल टू जीएनई। यानी कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, किसी से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो आएगी वो सेम आएगी। तीनों का मान जो होगा वो होगा समान। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि को क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। मूल्यवर्धन या मूल्य संवर्धन विधि भी कहा जाता है, क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में होने वाली मूल्य वृद्धि का योग करके जीएनपी ज्ञात की जाती है। हमारे जो उत्पादन के 3 साधन हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उत्पादन विधि से आय की गणना करने के लिए, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम 3 क्षेत्रों को पढ़ेंगे। पहला जो क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि एवं उससे संबंधित जो भी, जैसे मत्स्य पालन हुआ, पशुपालन, जो भी क्रियाएं होती है, कृषि और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो कौन से क्षेत्र में आएगी, प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। द्वितीयक जो क्षेत्र है उसमें औद्योगिक जो क्रिया विधि होगी वो आएगी। और तीसरा जो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र, उसमें सेवा संबंधित क्रिया विधियाँ आएगी। तो हम जो तीनों जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, इन तीनों के क्षेत्रों का जो योगदान है उसको अगर जोड़ लेंगे तो हमें उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर लेंगे। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को उपरोक्त तीनों में विभाजित किया जाता है। कृषि क्षेत्र में देखना क्या क्या आता है। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वनोत्पाद और खनन क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। जो दूसरा जो क्षेत्र है वो है औद्योगिक क्षेत्र। इसमें समस्त प्रकार के निर्माण और विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है। निर्माण और विनिर्माण में क्या आएगा, निर्माण उद्योग में आएगा भवन, सड़क, पुल, बांध आदि। यानी कि भवन बनाने का कार्य, पुल बनाने का कार्य, बांध बनाने का कार्य, ये जो कार्य आते हैं वो किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण उद्योगों में, निर्माण उद्योग का मतलब तो क्या है, अपन कोई नया निर्माण कर रहे हैं, जैसे सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे, बांध बना रहे हैं। लेकिन जो विनिर्माण आएगा वो क्या आएगा, विनिर्माण का मतलब क्या है, विनिर्माण उद्योगों में मशीनों से निर्मित उत्पादन आएंगे। मशीनें यानी कि विनिर्माण हो रहा है, दोबारा निर्माण हो रहा है, मशीनों से उनका क्या हो रहा है, विनिर्माण। जैसे इस्पात, कपड़ा, मोटर गाड़ियाँ, उपभोग की वस्तुएं, बिजली, गैस, जलापूर्ति, ये किस में आएगी, विनिर्माण में आएगी। अब है सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जैसे सभी प्रकार की सेवाएं आएगी, जैसे बीमा की सेवा ले ली, बैंक की सेवा ले ली, एक अध्यापक की सेवा ले ली, चिकित्सक की सेवा ले ली। तो ये सभी जो सेवाएं आएगी वो कौन से क्षेत्र में आएगी, तृतीयक क्षेत्र में आएगी।
इस तृतीयक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समस्त प्रकार की सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय, होटल, व्यापार आदि, यानी कि जितनी भी प्रकार की सेवाएं हम वर्तमान में ले रहे हैं वो कौन सी सेवाएं होगी, वो किस में आएगी, सेवा क्षेत्र में आएगी। उत्पादन विधि से जीएनपी की गणना करने के लिए उपयुक्त तीनों क्षेत्रों के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादों का बाजार मूल्यों पर योग कर लिया जाता है, जिसके बाद इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आगत आय को भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि जितना भी उत्पादन हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है उस सारे उत्पादन का योग करने के बाद यदि हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय क्या थी कि हमारे देश के लोगों द्वारा अर्जित विदेशों से आय और हमने जो विदेशी व्यक्तियों को जो पेमेंट किया है उन दोनों का जो अंतर होगा वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय होगी। अगर हमारे तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को जोड़ के उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आ जाएगी। ये थी वे उत्पादन विधि, यानी कि तीनों क्षेत्रों का जो भी उत्पादन था उसको जोड़ लिया प्लस उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय को जोड़ लिया, तो उत्पादन विधि से हमने राष्ट्रीय आय की गणना कर ली। अब है आय विधि। दूसरी जो विधि है आय विधि, इस विधि से जीएनपी की गणना करने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय हम कैसे ज्ञात कर रहे थे कि हमारे उत्पादन के जो 4 साधन हैं उनको कौन कौन सा पारिश्रमिक मिलता है, अगर इस पारिश्रमिक को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ रही थी, राष्ट्रीय आय आ रही थी। राष्ट्रीय आय में पूंजी गिरावट और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि जोड़ देने पर बाजार मूल्यों पर क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें ज्ञात हो जाएगी। राष्ट्रीय आय क्या थी, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इन चारों को जोड़ने से हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही थी। और इस राष्ट्रीय आय में पूंजी गिरावट यानी कि मूल्यह्रास की राशि और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हम अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन आ जाएगा। व्यय विधि, व्यय विधि का मतलब क्या है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में समस्त प्रकार का व्यय जो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहेंगे, व्यय विधि। इस विधि से जीएनपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए देश के उत्पादों पर किए जाने वाला समस्त जो व्यय होता है उसका योग कर लेते हैं। देश के उत्पादों पर किए जाने वाला व्यय जो है वो निम्न भागों में विभाजित होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार का व्यय किया जाता है। सी यानी कि कंजप्शन यानी कि उपभोग पर व्यय किया जाता है। निवेश पर व्यय किया जाता है, यानी कि जो भी हमारी बचते हैं हम उनका क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा व्यय हो गया। सरकार जो है, जी का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो जो व्यय करती है जैसे विभिन्न योजनाओं पे सरकार व्यय करती है तो वो भी क्या होगी, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में जुड़ेगा। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्स माइनस एम यानी कि आयात और निर्यात का जो अंतर होगा उसको भी व्यय विधि की गणना में हम शामिल करेंगे। यानी कि उपभोग पर व्यय, निवेश पर व्यय और सरकार जो व्यय करती है और आयात निर्यात पर जो व्यय होता है उससे क्या होगा, इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो व्यय विधि से हमें राष्ट्रीय आय की गणना मिल जाएगी। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि सी, सकल निजी निवेश व्यय यानी कि आई, सरकारी व्यय जी और निवल शुद्ध या विशुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम। व्यय विधि से जीएनपी की गणना करने के लिए देश के उत्पादों पर किए गए उपयुक्त चारों व्ययों का क्या कर लिया जाता है, योग कर लिया जाता है, अर्थात जीएनपी एट मार्केट प्राइस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर इन सबको जोड़ लिया जाता है तो व्यय विधि से हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय की गणना होगी। अब हम देखेंगे कि जो पहला जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय वो क्या होता है, अलग अलग मैंने इनके बारे में बताया है। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि सी यानी कि कंजप्शन, देश के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा टिकाऊ वस्तुओं और गैर टिकाऊ वस्तुओं पर तथा सेवाओं पर किए गए व्यय
व्यय को ही क्या कहा जाता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। टिकाऊ वस्तुओं और गैर टिकाऊ वस्तुओं तथा सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसको क्या कह देते हैं हम, निजी अंतिम उपभोग व्यय। टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है, वस्तुएं जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुई है का मूल्य किसान द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता है, वस्तुएं जो मजदूरी के रूप में प्राप्त हुई है, यानी कि कोई मजदूर है और उसको मजदूरी नहीं मिलके कोई भी वस्तु अगर मिल जाती है तो उसको भी राष्ट्रीय आय में, उसका जो मूल्य है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। दूसरा है जो किसान द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु उत्पादित खाद्यान्नों का मूल्य, अगर किसान अपने खेत में गेहूं बोता है और उस गेहूं को वो खुद के खाने के काम में लेता है तो उसका मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर वो बाजार से गेहूं खरीदता तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता, उसने अपने खेत में ही गेहूं का उत्पादन किया, अगर उस गेहूं को वो बाजार में बेचता तो उससे कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्वयं के मकानों का अनुमानित किराया, स्वयं के मकानों का अनुमानित किराया भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किराए का मकान अगर लेकर रहता तो उसे पेमेंट करना पड़ता, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जो व्यय विधि की गणना में हम देख रहे थे, दूसरा जो व्यय था वो है सकल निजी निवेश व्यय। सकल निजी निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट, देश के किसी निजी उद्यमियों द्वारा उत्पादन क्रियाओं के लिए किया गया व्यय इसमें शामिल किया जाता है, जिसे सकल निजी निवेश व्यय कहते हैं। किस तरह निवेश किया जाता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि मशीनें खरीदने में जो व्यय किया जाता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, मशीनें उपकरण संयंत्र आदि के निर्माण में ये व्यय किया जाता है। दूसरा है निर्माण व्यय, इसमें निर्माण यानी कि हम कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नई फैक्ट्री बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, गोदाम बना रहे हैं, तो वो कौन सा व्यय होगा, निर्माण व्यय। भंडारण या माल सूची में वृद्धि, बिना बिका हुआ माल, अर्धनिर्मित माल तथा अप्रयुक्त कच्चे माल के स्टॉक में वृद्धि होती है को भी क्या माना जाता है, निवेश माना जाता है। अब सरकारी व्यय जी, इसमें सरकार द्वारा उपभोग और विकासात्मक कार्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय शामिल किया जाता है, यानी कि सरकार जो हमारे लिए जो व्यय करती है विभिन्न योजनाओं पर या विकासात्मक कार्यों के लिए जो व्यय करती है उसको भी व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करते हैं। सरकार का निम्न व्यय जीएनपी या राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा व्यय शामिल नहीं किया जाएगा, जो व्यय हस्तांतरण भुगतान कहलाता है, जैसे मान लो सामाजिक सुरक्षा स्कीमों पर किया गया वे, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन आदि को क्या किया जाता है, सरकार का हस्तांतरण भुगतान माना जाता है। क्यों, क्योंकि इससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। सार्वजनिक ऋणों के ब्याज भुगतान पर किया गया वे भी सरकार का क्या है, हस्तांतरण भुगतान है, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। फिर निवल निर्यात x माइनस m, निवल निर्यात मूल्यों और आयात मूल्यों के अंतर को क्या कह देते हैं, निवल निर्यात कह देते हैं। तो C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हमें प्राप्त होगी। राष्ट्रीय आय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि राष्ट्रीय आय में कौन सी जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाती है और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की जाती। तो पहली जो है वो शामिल नहीं की जाने वाली चीज़ है विक्रय न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। जिन वस्तुओं का उत्पादन जो है वो विक्रय के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, उन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को। जैसे मान लो मैं अपने घर के गार्डन में पानी दे रही हूँ, तो मैं उस सेवा को बेच रही हूँ क्या,
विक्रय कर रही हूँ क्या उस सेवा का? नहीं। मैं अपने घर के गार्डन में काम कर रही हूँ तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, वह विक्रय के उद्देश्य से उत्पादन नहीं किया जा रहा। तो वो वस्तुएं जो और सेवाएं जो विक्रय के उद्देश्य से उत्पादित नहीं होती है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे गृहिणी की सेवाएं, अगर एक गृहिणी है जो अपने घर में खाना बनाती है तो उस सेवा को जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर किसी को नौकर रखे और नौकरानी अगर खाना बनाए तो उसको जो पेमेंट दिया जाता है उसकी वजह से उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। स्वयं के किचन गार्डन का उत्पादन, मैंने अपने घर के गार्डन में सब्जियां उगा ली, उन सब्जियों का जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाजार से जो सब्जियां मैं खरीद के लाऊंगी उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। स्वयं के घर की सफाई, रंग रोगन, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, एक अध्यापक अगर स्कूल में पढ़ाता है तो उसे कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर मिलेगा, लेकिन वही अध्यापक अगर अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाता है तो उसे कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। उसकी सेवा का क्या नहीं हो रहा? विक्रय नहीं हो रहा, इसलिए राष्ट्रीय आय में उसको शामिल नहीं किया जाता। समाज सेवा के जो कार्य हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। वित्तीय प्रपत्रों के क्रय विक्रय से में राष्ट्रीय आय को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जो वित्तीय प्रपत्र है जैसे बॉन्ड हुआ, बॉन्ड का जो क्रय विक्रय है उससे कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे शेयर, बॉन्ड आदि के क्रय विक्रय से केवल स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, किसी प्रकार का भी उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान, जैसे सार्वजनिक हस्तांतरण भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी भत्ता, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज आदि को निजी हस्तांतरण भुगतान, बच्चों का जेब खर्च, मित्रों व संबंधियों से प्राप्त उपहार आदि को भी जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है कि जो वस्तु और सेवा बेचने के उद्देश्य से बनाई जाती है या उत्पादित की जाती है उसका मूल्य ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। जो वस्तु और सेवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित हो रही है जिससे कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा तो उस वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। बाजार में बिक रही पुरानी वस्तुओं जैसे पुराने मकान, पुरानी गाड़ियां, टिकाऊ वस्तुएं आदि को चालू वर्ष की आय में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं के विक्रय में सहायता करने वाले एजेंट की दलाली या कमीशन को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर वस्तु तो पुरानी है, अगर उसको बेचा जा रहा है तो उसकी जो दलाली है, वर्तमान में जो कार्य में योगदान दे रहा है जो एजेंट, उसको जो पेमेंट मिलता है, उसको जो पेमेंट या फीस मिलती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। अब है एक ये अवधारणा बहुत ही प्रचलन में है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए जीएनपी एट अवस्फीति का प्रयोग किया जाता है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। जीएनपी अवस्फीति जो है वो मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी का, मौद्रिक जीएनपी में वास्तविक जीएनपी का भाग देके और 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जीएनपी अवस्फीति। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मौद्रिक जीएनपी है वो कौन सी कीमतों पे निकाली जाती है और जो वास्तविक जीएनपी है वो कौन सी कीमतों पे निकाली जाती है। तो मौद्रिक जो जीएनपी होती है वो क्या होती है? स्थिर कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे निकाली जाती है। मौद्रिक जो जीएनपी है वो किस पे निकाली जाती है? प्रचलित कीमतों पे निकाली जाती है। और जो वास्तविक जीएनपी है वो स्थिर कीमतों पे निकाली जाती है। मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में इसका मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो है वो जीएनपी अवस्फीति निकाला जाता है, जीएनपी एट डिफ्लेटर।
तो मौद्रिक जो जीएनपी है वो तो प्रचलित कीमतों पे, यानी कि वर्तमान में हमारी कीमतें कितनी बढ़ी है, और जो वास्तविक जीएनपी है वो स्थिर कीमतों पे। जैसे मान लो जीएनपी ज्ञात करने का जो आधार वर्ष है हमारा वो है 2011-12। 2011-12 में जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें थी उन पे तो क्या निकलेगी, वास्तविक जीएनपी, यानी कि रियल में जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। और मौद्रिक जो जीएनपी है, वर्तमान में जो कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था में चल रही है, वर्तमान में जो कीमतें प्रचलन में है उनके ऊपर मौद्रिक जीएनपी निकाली जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रचलित कीमतों पर कौन सी जीएनपी निकाली जाती है, तो मौद्रिक जीएनपी। और वास्तविक जो जीएनपी निकाली जाती है वो निकाली जाती है स्थिर कीमतों पे। तो हमेशा ही जो मौद्रिक जीएनपी है जो प्रचलित कीमतों पे निकाली जाती है वो हमेशा ही वास्तविक जीएनपी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मौद्रिक जीएनपी में वास्तविक जीएनपी का भाग देके 100 से गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी अविस्फीतिक, जीएनपी डिफ्लेटर। अब देखो जीडीपी अविस्फीतिक, मौद्रिक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी को यदि हम वास्तविक जीडीपी से, मौद्रिक जीडीपी का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो प्रचलित कीमतों पर, और सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक का मतलब क्या है, स्थिर कीमतों पे ये निकाली गई है। तो अगर हमें जीएनपी पूछा है तो मौद्रिक जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी होगा, और हमें जीडीपी यहाँ पूछा है तो मौद्रिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100 होगा। तो जीडीपी एट डिफ्लेटर हमारा निकल जाएगा, जीडीपी अविस्फीतिक। अब एक अवधारणा है ओकुन के नियम की। ओकुन का नियम आर्थिक जीएनपी में वृद्धि, आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। यानी कि ओकुन क्या कहता है, ओकुन एक अर्थशास्त्री है जो क्या कहता है कि आर्थिक विकास तथा बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध होता है। यानी कि जब देश का आर्थिक विकास होता है तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। विपरीत संबंध को ये बताता है, यानी कि आर्थिक विकास इतना है, डेवलपमेंट जो है वो इतना है, तो हमारी बेरोजगारी की जो दर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इतना जो आर्थिक विकास हमारी अर्थव्यवस्था में है तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी बेरोजगारी क्या है, इतनी है। लेकिन अगर आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है तो जो बेरोजगारी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आर्थिक विकास यदि होगा देश का तो बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। आर्थिक विकास का मतलब इसने क्या बताया, जीएनपी में वृद्धि, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब वृद्धि होगी, देश की जो राष्ट्रीय आय है वो अगर बढ़ेगी तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ओकुन का नियम संबंध बताता है। ओकुन का नियम किस में संबंध बताता है, बेरोजगारी की दर और आर्थिक विकास में विपरीत संबंध को बताता है कि जैसे ही देश का आर्थिक विकास होगा बेरोजगारी की जो दर है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि इन दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। जीएनपी में आर्थिक विकास का मतलब क्या है, जैसे ही जीएनपी में वृद्धि होगी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होगी, बेरोजगारी की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।